हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो आज जो है वो हम लोग अपना बहुत ही सीडीपी का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पियाजे की थ्योरी उसको पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे का जो है वो संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का जो हम लोग संज्ञानात्मक विकास है इसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जीन पियाजे जो है इनका जन्म हुआ था कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में 1896 में। और जीन पियाजे जो है वो संज्ञानवादी तो थे ही, मतलब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात कही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे, रचनावादी। और ये पूछ लिया जाता है कि जैसे आपने सुना होगा व्यवहारवादी, रचनावादी, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो जो जीन पियाजे थे वो कौन थे? कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, रचनावादी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी में इम्पॉर्टेंट क्या है, उनकी जो 4 स्टेजेस उन्होंने दिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4 स्टेजेस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन 4 स्टेजेस को हमें पढ़ना क्यों है उसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है कि उन 4 स्टेजेस का मतलब क्या है, कि हम लोग उन्हें क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसके पीछे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग अच्छे से देखते हैं। संज्ञान का अर्थ है मानसिक गतिविधियों से जुड़ना। संज्ञान का अर्थ क्या है? जो हम लोग संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान वाले सबकी बात करते हैं, तो संज्ञान का मतलब भी क्या है? मानसिक गतिविधियों से जुड़ना, आपकी मेंटल एक्टिविटी से जो है वो जुड़ना। और जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर ही मेंटल जो उनकी एक्टिविटी थी उसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो संज्ञान का अर्थ क्या है? मानसिक गतिविधियों से जुड़ना। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान क्षेत्र पर काम किया था। ठीक है, अब देखते हैं हम। जीन पियाजे ने कुछ पॉइंट्स बोले हैं जो इस तरह दिए हुए हैं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच जो है वो जो क्वालिटी वाइज होती है ना, वो वयस्कों की तरह नहीं होती है, वो उनसे कुछ अलग होती है, मतलब काफ़ी अलग होती है। अब बच्चे किस तरह से सोचते हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें उनके सामने आ रही होती हैं, नई चीज़ों से फेमिलियर हो रहे होते हैं। तो बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से जो वयस्क होते हैं, जो यानी कि मेच्योर पर्सन है, जो बड़े लोग हैं, उनसे क्या है? भिन्न होती है। ठीक है, ऐसा जीन पियाजे का कहना था। फिर बच्चे को सक्रिय अधिगमकर्ता कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, बच्चे को क्या कहा? सक्रिय अधिगमकर्ता का। एक्टिव लर्नर किसने कहा है बच्चे को? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद ज़रूर रखिए। बच्चे को सक्रिय अधिगमकर्ता किसने कहा है? जीन पियाजे ने। उन्होंने कहा है बच्चे ना खुद ही एक्सपेरिमेंट करके और खुद ही से वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकते हैं, इसीलिए तो इन्हें रचनावादी कहा गया था। रचनावादी की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर लेंगे, उन्हें सिखाने की मतलब ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही सीख जाएंगे। खुद से कैसे सीखेंगे कि अब आप उन्हें बताइए कि ये पानी गर्म है, इसे मत छुओ, लेकिन जब वो एक बार उसे छू लेंगे तो उसके बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसे नहीं छूना, ये गर्म है। तो बच्चे क्या है कि वो फिर उनके दिमाग में बन गया, वो दोबारा फिर उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरह होता है, एक तो ये तरीका है कि आप बता दें कि नहीं पानी गर्म है और उसके पास मत जाओ। तो बच्चे क्या हैं जो मानते नहीं हैं, बच्चे अगर उसको एक बार छू लेंगे फिर वो दोबारा से वो काम नहीं करेंगे। तो बच्चे क्या है अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकते हैं, ऐसा जीन पियाजे का कहना था। और बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा, किसने? ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा, किसने? जीन पियाजे ने। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकता है, ये बताया मैंने आपको अभी, कि वो स्वयं ही सीख सकता है चीज़ों को। एक चीज़ होती है उसे सिखाई जाए और एक चीज़ होती है वो करके सीखे। ठीक है, तो जीन पियाजे क्या कहते हैं? बच्चा जो है वो करके सीखता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये बच्चों की चिंतन क्षमता और परिपक्वता पर फोकस करते हैं। ये बच्चों की जो उनकी सोचने की क्षमता है, चिंतन क्षमता जो जिसे हम कहते हैं, उस पे और परिपक्वता, इस पर ये फोकस करते हैं। ठीक है,
तो हमने जाना कि बच्चे मतलब किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं बच्चे, अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग जो है वो अवस्थाओं को पढ़ेंगे कि किस स्टेज में आके या इस साल से इस साल तक 2 से 7, 7 से 11, तो बच्चे इस अलग अलग स्टेजेस में इन्होंने कर दिया कि इतने साल से लेके इतने साल का बच्चा ये चीज़ें करता है, फिर इतने साल से इतने साल का बच्चा अलग चीज़ें करता है, अलग तरह से सोचता है। तो ये इन्होंने वही स्टेजेस में आपको बताया है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, चीज़ों का पता लगाते हैं और उन्हें समझते हैं, अर्थात मानसिक प्रक्रिया। समझ में आ गया होगा आपको कि संज्ञानात्मक विकास आपका कहता क्या है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं और वो किस तरह से चीज़ों का पता लगाते हैं, फिर वो उनकी कहलाती क्या है, मानसिक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ तो आपने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ है जानने की कला, ठीक है, कि किस तरह से जानना है बच्चों को, उसकी कला, तो वो क्या होता है, संज्ञानात्मक, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे ने कौन सी स्टेजेस दी थी और उन स्टेजेस की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और देखते हैं, चिंतन के आधार पर जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया था। चिंतन यानी कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, उसके आधार पर वो किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, क्या चीज़ों को देखने के बाद क्या वो रिप्लाई करते हैं, किस तरह से उनका जो है वो मतलब किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। तो ये क्या है, चिंतन के आधार पर 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा था। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, सेंसरी मोटर जो है स्टेज है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो है वो रिप्लाई करते हैं आपकी बात का। वो जब उनमें कुछ इंद्रियों से रिलेटेड अगर एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो कैसा व्यवहार करते हैं, 0 से 2 साल के बच्चे इनमें आते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, इंद्रियों से रिलेटेड वो व्यवहार करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। फिर सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि है 2 से 7 वर्ष। और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन किस स्टेज में किस से किस वर्ष के लोग बच्चे आते हैं, तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उनकी विशेषताओं को। तो सबसे पहले क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। संवेदी पेशी मतलब जो कि मतलब इंद्रियों पे बेस्ड हो, ठीक है, वो जन्म से 2 वर्ष तक है। इन जो एज के बच्चे होते हैं वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो हम देख लेते हैं। इस एज के बच्चे क्या अनुभव प्राप्त करते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं नई नई चीज़ों का, कि ये क्या है मम्मा, ये क्या है, ये बहुत चीज़ें पूछते हैं ना बच्चे। तो क्या है, इस एज के बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं अलग अलग चीज़ों को, कि पानी ठंडा है, गर्म है, तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर है सेकंड वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को कोई सामान देते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि वो ज़िद कर रहा है, आपने उसे छुपा दिया, तो उसके बाद लेकिन वो उसको समझ में आएगा कि वो चीज़ दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ 2 साल की उम्र तक ऐसा हो जाता है, मतलब 6 महीने तक तो नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद ये चीज़ आ जाती है कि वो समझ जाता है कि जो चीज़ है वो दिख नहीं रही है, लेकिन वो उस जगह थी ज़रूर, ठीक है, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगा। तो वस्तु स्थायित्व भी वही होता है कि चीज़ दिख भले ही नहीं रही है, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। तो ये हमारा होता है वस्तु स्थायित्व, ठीक है। आया होगा, आपको समझ में आया होगा ये। फिर है अर्धभाषी। अर्धभाषी क्या है, सेमी वर्बल। अब बच्चा क्या है, जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए हैं तो फिर वो पूरे जो है वो सेंटेंस नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ कुछ वर्ड्स को ही बोलते हैं। जैसे अगर उन्हें प्यास लगी, उन्हें पानी मांगना, तो वो ये पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि मुझे पानी दे दो और प्यास लगी है, ये सब कुछ नहीं, सीधा एक वर्ड कि पानी,
मम्मा पानी, ठीक है। तो वो क्या है ना कि ऐसे अर्धभाषी होते हैं, ज़्यादा बोलने पे बिलीव नहीं करते हैं बच्चे, बहुत कम बोलते हैं, एक वर्ड से ही अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं तो वो कुछ वर्ड्स, बस उनको भूख लगी है तो मतलब चीज़ बोल देंगे कि खाना है, चीज़ का नाम ले लेंगे कि मान लीजिए रोटी, ठीक है। तो वो चॉकलेट या जो भी है। तो बच्चे क्या है, वो बहुत सेमी वर्बल टाइप के होते हैं, वो उनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता है, वो कम ही बात करते हैं, मतलब कुछ ही वर्ड्स में। फिर हम लोग देख लेते हैं इंद्रियां आधारित गतिविधियां। अब उनकी एक्टिविटी कैसी होती हैं, वो इंद्रियां आधारित होती हैं, मतलब कि जब तक वो चीज़ को छुएंगे नहीं, वो जानेंगे नहीं कि गर्म है, उसमें से भाप निकल रही है, ये सब उनको नहीं पता है। वो जब तक उसको छुएंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो गर्म है। तो इंद्रियां आधारित क्या करते हैं बच्चे, व्यवहार करते हैं। आप उन्हें बताएंगे कि मिर्च कड़वी होती है, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि मिर्च कड़वी है, जब तक अगर उसे वो खा नहीं लेंगे। उसके बाद भले ही वो दोबारा नहीं छुएंगे, लेकिन एक बार वो उसे टेस्ट कर लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कड़वा है, अब दोबारा इसको नहीं खाना है, ठीक है। तो क्या है, इंद्रियां आधारित गतिविधियां करते हैं। फिर है लक्ष्य आधारित व्यवहार। लक्ष्य आधारित व्यवहार क्या होता है हमारा, जो अगर बच्चा जो छोटा होता है, अगर आप कोई सामान उससे ले लीजिए, ठीक है, और फिर उसके या फिर मान लीजिए कि कोई बॉल है, उसके सामने आप उस बॉल डालिए, तो फिर वो अभी बीच में, जब तक वो बॉल तक पहुंच नहीं जाता, बीच में उसके कुछ भी आ जाए तो वो कुछ भी ध्यान नहीं देगा। अगर उसकी छोटी गाड़ी है मान लीजिए, आप उसको आगे कर दीजिए, तो जब तक अपनी गाड़ी पे पहुंच नहीं जाएगा घुटनों के बल या जैसे भी सड़क से रख के, वो बीच में जो है रुकने वाला नहीं है। तो वो क्या करता है, लक्ष्य आधारित व्यवहार करता है, जब तक अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाए वो बीच में रुकने वाला नहीं है, ठीक है। लक्ष्य आधारित व्यवहार आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। बच्चे आपने देखा होगा बहुत ही कॉपी कैट टाइप के होते हैं, चीज़ों को बहुत कॉपी करना उन्हें पसंद होता है, मतलब आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही वो भी काम करेंगे। आपने कोई चीज़ उठा के रखी तो वो सेम चीज़ ऐसे ही उठा के रखेंगे। तो बच्चे क्या है ना कि कॉपी करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो बच्चों में ये वाली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कॉपी करते हैं बच्चे, अनुकरण की अवस्था होती है। फिर है आपका परावर्ती क्रिया, ठीक है। परावर्ती क्रिया क्या होती है आपकी, रिपीटेशन। बच्चे क्या होते हैं ना, रिपीट बहुत करते हैं चीज़ों को, ठीक। अगर एक काम करेंगे, अगर आपने उनके साथ मान लीजिए आपने उनको मान लीजिए झूला झुलाया, ठीक है, किस तरह, तो फिर वो क्या करेंगे, उसी को व्यवहार बार बार करने के लिए बोलेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, रिपीटिशन उनमें उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वो परावर्ती क्रिया बहुत करते हैं बच्चे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है कि हंसना रोना जो है वो क्या है, मूल प्रवृत्ति है। अगर बच्चा खुश होगा तो वो अपने व्यवहार को कैसे व्यक्त करेगा, हंस के। और अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है या भूख लगी है जो भी है, तो वो कैसे बताएगा, रो के। तो बच्चों में क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, ठीक है। तो संवेदी पेशी को हमने अच्छे से समझ लिया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बाकी की जो 3 विशेषताएं उनको भी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अपने चलते हैं सेकेंड स्टेज की तरफ, तो जो कि है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो बच्चे हैं वो कितने से कितने वर्ष के होते हैं, 2 से 7 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि ऑपरेशन के पहले की अवस्था, यानी कि जो तर्क है ना उसके पहले की अवस्था। अभी ये तर्क वाली अवस्था नहीं है, तर्क से पहले की अवस्था है, ठीक है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स जो हैं वो कुछ हम लोग देख लेते हैं, और ये पॉइंट्स ऐसे ही नहीं लिखे हैं, ये आपसे जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि किस स्टेज में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इन्हें बहुत ध्यान से नोट करिए, और चीज़ों को जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, जो भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ उनको एक्सप्लेन करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि इसकी पहला जो पॉइंट है वो है दूसरे के विचारों या दृष्टिकोण को ना समझ पाना। अभी 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, तो वो दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे का क्या नज़रिया है, ये अभी इतना नहीं समझ पाता है कि दूसरे का विचार क्या है, दूसरे किस नज़रिए से किस चीज़ को देख रहे हैं, वो अच्छी है कि बुरी है,
तो इतना उन्हें नहीं समझ में आता है कि दूसरे के विचारों को या दृष्टिकोण को वो अभी नहीं समझ पाते हैं, अभी बच्चा छोटा है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा तर्क से पहले की अवस्था। जैसे कि मैंने बताया, इस स्टेज का नाम ही यही है कि वो अभी तर्क नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपसे पूछेगा कि मम्मा ये क्या है, या डैडी ये क्या है, या मतलब वो अपने टीचर से पूछेगा कि ये क्या है, वो क्या है। लेकिन अभी जो है वो तर्क नहीं करेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सब अभी नहीं करेगा। लेकिन ये है कि वो पूछेगा कि ये क्या है। ठीक है, वो चीज़ें पूछेगा मगर अभी तर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तर्क से पहले की अवस्था। लेकिन 7 वर्ष तक जाते जाते वो लास्ट में, जैसे 6-7 वर्ष में, वो ये भी पूछ सकता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, सूरज यहाँ से क्यों निकलता है डेली, और हम लोग कहाँ रहते हैं, मतलब ऐसा करके वो पूछ सकता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, वो ये वैसा क्यों हो गया। तो ये सारी चीज़ें वो इस स्टेज के ख़त्म होते होते वो पूछने लग सकता है। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं अपना थर्ड पॉइंट, जो है कि है अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि मतलब जो बच्चा है, अगर आपने, मतलब अगर 2 बच्चे हैं, अगर सामान कोई एक ही है देने के लिए, आपने एक बच्चे को दे दिया, तो उसको वो चीज़ वो जिद कर लेगा कि उसे वो सामान चाहिए। वो फिर ये नहीं देखेगा कि सामने वाले बच्चे को बुरा लग रहा है या वो रो रहा है। तो उसको अभी इस इतनी दुनियादारी से मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। वो सिर्फ अपने में है, मतलब कि अपने अहम में है कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे आगे और कोई कुछ नहीं है। उसको अभी कुछ समझ में नहीं आता है, एक सामने वाले की वही फीलिंग है, वो अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो क्या है इसकी विशेषता, ये ईगोसेंट्रिज्म होते हैं इतने उम्र के बच्चे। फिर हम बात करते हैं जीववाद। जीववाद क्या होता है? जीववाद का मतलब होता है कि बच्चा जो है अभी वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फ़र्क नहीं कर पाता है। कैसे इसको समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को अगर किसी चीज़ से चोट लग गई तो आप उस चीज़ को अगर मारेंगे तो वो समझ जाएगा कि मतलब उसको मार पड़ रही है, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग है। तो उसको भी ये समझ में नहीं अब तो आप कह दीजिए कि वो रो रहा है, उसको चोट लग गई है, तो वो नहीं समझ पाता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फ़र्क नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये होता है जीववाद। फिर हम देखते हैं जो कि है भाषिक। भाषिक क्या है? अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था जो इसके पहले वाली अवस्था में कि वो सेमी वर्बल है या अर्धभाषिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या होता है, भाषिक होना शुरू हो जाता है, भाषिक होता है बच्चा। ठीक है, आपको सेंटेंस में बोलना शुरू कर देगा, चीज़ों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्बल हो गया। फिर इसके नेक्स्ट है, ये है वोकैब डेवलपमेंट। क्या होता है? बहुत फास्ट होता है इस एज के बच्चों में। जो वोकैब डेवलपमेंट होती है, और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि शुरुआती के जो 5 वर्ष होते हैं उनमें जो बच्चे का मानसिक विकास होता है कितना तीव्र गति में होता है, और चीज़ों को रटने की क्षमता उनमें कितनी तेज़ी से होती है। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास को रिवाइज़ किया हो तो आपको याद होगा। तो इनमें वोकैब डेवलपमेंट होता है ना, बहुत फास्ट होती है। आप जैसे बोलेंगे वो वैसे ही सीख जाएंगे, और वैसे ही एकदम बोलते हैं ना कि बच्चे एकदम तोते की तरह होते हैं, तो जैसे ही आप बोलेंगे वो वैसे वैसे ही बोलेंगे। ठीक है, बच्चों में वोकैब डेवलपमेंट इस एज में बहुत फास्ट होती है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट अविलोमीयता। अविलोमीयता या इरिवर्सिबल। इसमें बच्चे क्या होते हैं, अविलोम्यता क्या होता है कि जैसे कि बच्चे अगर मतलब जिस चीज़ में चल रहा है फिर वो उसके पीछे नहीं आ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे अगर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अगर बच्चे 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ रहे हैं तो अभी वो बच्चा इतना समझदार नहीं है कि वो 4 3 2 1 की तरफ पीछे आ सके। ठीक है, अभी वो सिर्फ आगे की तरफ ही चलेगा। और फिर हम लोग देख सकते हैं अविलोम्यता और किस तरह से होता है। अगर मान लीजिए आपने बना दिया ये सी वर्ड, ठीक है, सी आपने जो बनाया लेटर, सॉरी वर्निंग लेटर जो आपने बनाया सी को, अगर आपने सी से उसको बना दिया ओ, तो आप वो भूल जाएगा कि इसमें सी कहाँ है। ठीक है, तो बच्चे ना अविलोम्यता जो है इस एज में नहीं कर पाते हैं। अगर आपने सी से ओ बना दिया तो फिर वो भूल जाएंगे कि सी किधर गया। ठीक है, तो फिर बच्चे क्या है, रिवर्स नहीं कर पाते हैं इस एज में। समझ में आ गया होगा अविलोम्यता क्या होती है। ठीक है, फिर ये है टॉय एज। खिलौनों से खेलने की अवस्था है ये बच्चों की। ठीक है,
फिर अभी खेल कम खेलते हैं, खिलौने से खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए जो बोलते हैं ना जो हम लोगों का स्टार्टिंग के बच्चे उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं खेल खेल में, तो फिर वो मतलब खिलौने से खेल के उनको एक्टिविटी कराई जाती है, तो फिर वो क्या होता है टॉय एज होती है, ठीक है। इसीलिए उनको इन चीज़ों से खेलना पसंद होता है, फिर वो खेल खेल में सीख भी जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है केंद्रीयता, सेंट्रिज्म। केंद्रीयता क्या होती है कि बच्चे जो है ना एक काम पर ही, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो फिर वो एक ही काम पर फोकस रख पाते हैं, फिर वो दूसरा काम नहीं देख पाते, तो क्या होता है केंद्रीयता, एक ही काम पर फोकस कर पाना, ठीक है, केंद्रीयता कहते हैं उसे। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता ही होगा कि इस एज में बच्चे क्या है चीज़ें बहुत पूछते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या हो, ऐसे क्यों होता है, ठीक है, ये सब ज़्यादा पूछते हैं। संरक्षण का अभाव होता है, जो कि किस में पाया जाता है, आकृति में पाया जाता है। संरक्षण का अभाव क्या होता है, हम समझ लेते हैं कि जैसे आपने बनाया ये ड्रॉप, आपने एक बूंद बनाई, ठीक है, ड्रॉप बनाया, लेकिन अभी अब आपने इसमें क्या कर दिया, जो है वो ऐसा करके मान लीजिए कमल बना दिया, ठीक है। तो बच्चे क्या है अब वो भूल जाएंगे कि वो ड्रॉप कहाँ गई, तो बच्चे क्या है रिवर्स नहीं कर पाते हैं, उनमें क्या होता है संरक्षण का जो है वो अभाव होता है, ठीक है। तो संरक्षण का अभाव इस एज में होता है, तो किस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप उसे बूंद पढ़ाते हैं कि ये ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये एक ड्रॉप है, उसके बाद आप बना देते हैं कि उसको लोटस, तो वो भूल जाएगा कि वो ड्रॉप कहाँ गई, ठीक है। तो ये हो गया पूर्व संक्रियात्मक की जितनी भी विशेषताएं हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपनी अगली स्टेज जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कंक्रीट स्टेज जो है हमारी 7 से 11 वर्ष की है, ठीक है। अब इसके कुछ विशेषताएं हैं, हम देख लेते हैं। इसमें पहली विशेषता है गणती संक्रिया, ठीक है। बच्चे क्या होता है ना इसमें गणती संक्रिया करना शुरू कर देते हैं, प्लस माइनस और आपके मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना शुरू कर देते हैं बच्चे। फिर है सेकंड तर्क की अवस्था, अभी इसमें क्या था तर्क से पहले की अवस्था, इधर आ जाता है आपका तर्क की अवस्था, ठीक है, बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं। फिर ये आ जाती है गैंग एज और स्कूल एज। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं 6 साल से, आपको पता है कि बच्चे फर्स्ट क्लास में जाने लगते हैं 6 साल की एज से, तो बच्चे यहाँ पर क्या है उनका ग्रुप बनने लगता है और ग्रुप में खेलते हैं, तो ये क्या हो जाती है गैंग एज और ये स्कूल एज। फिर है हमारी विलोम्यता, अभी इधर पर क्या था अविलोम्यता इस एज में, लेकिन इधर पर विलोम्यता शुरू हो जाती है, बच्चे चीज़ों को रिवर्स करने लग जाते हैं। फिर है वर्गीकरण, बच्चे क्या है क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, कि जैसे आप अगर सामानों को रखिए तो फिर वो उसको क्लासिफाई करके मतलब चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर है संरक्षण, इस एज में आपको संरक्षण देखने को मिल जाएगा, अब बच्चे का दिमाग जो है वो विकसित हो चुका है, वो अब समझ जाएंगे कि अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ जनरेट हुई है तो वो उसकी बेस क्या है वो उनको पता है, वो संरक्षण उनका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर है क्रम विकसित करना, बच्चे क्या है क्रम विकसित कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर उन्हें किसी चीज़ को लगाने को दे दिया जाए, अगर बुक्स ही हैं बहुत सारी रखी हुई अलग अलग साइजेस की, तो बच्चे क्या करेंगे उनको पहले बड़ी बुक को फिर उससे छोटी ऐसे करके लगा देंगे, तो क्या है क्रम विकसित करने लगते हैं बच्चे इस एज में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दृश्य और श्रवण इंद्रियों का विकास काफ़ी हद तक हो जाता है इस एज में। फिर है इस एज में क्या करते हैं आगमन विधि पर फोकस करते हैं। आगमन विधि अगर आपको पता हो किसे कहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगमन विधि क्या है, वीडियो को पॉज करके। तो ठीक है, हम आगमन विधि जान लेते हैं कि क्या होता है। आगमन विधि होता है अगर हम किसी चीज़ को उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं, पहले हम अगर किसी चीज़ को समझाना है बच्चों को, पहले हम उसे उदाहरण समझाते हैं और फिर उस चीज़ का नियम बताते हैं, तो ये हमारी हो जाती है आगमन विधि, ठीक है। तो इस एज में बच्चों पर क्या होता है आगमन विधि पर फोकस होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है मूल संक्रियात्मक की पॉइंट्स पढ़ लिए, काफ़ी विशेषताओं को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक।
अब ये लास्ट स्टेज है प्याजे की। तो अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, 11 से 15 वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें। तो इसमें पहली विशेषता है निगमन से आगमन की ओर। अब ऐसा नहीं कि इसमें आगमन विधि का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसमें निगमन विधि का भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को फॉर्मूला बता के फिर मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, या फिर कोई नियम बता के फिर उसके उदाहरण को बता रहे हैं, तो क्या है, दोनों तरीक़ों को यूज़ करने का हम कर सकते हैं। इस एज के बच्चे इतने मतलब इनका दिमाग विकसित हो चुका होता है 11 से 15 में कि वो नियम के बाद उदाहरण को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा कल्पनात्मक तर्क। ठीक है, परिकल्पनात्मक मतलब कल्पना शुरू कर सकते हैं बच्चे और उसमें तर्क करेंगे कि कल्पना करके, हाईली इमेजिनेटिव होते हैं इस एज के बच्चे। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को। फिर है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इनमें आ जाती है, यानी कि जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके बारे में भी वो लोग चिंतन कर सकते हैं इस एज के बच्चे। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, मतलब क्रिएटिव माइंड और क्रिटिकल माइंड उनका हो जाता है इस एज तक। फिर है मूल्यांकन कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान बच्चा जो है वो करने लगता है। अब सारी चिंतन जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब सारी चिंतन बच्चे जो है वो करने लगते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के और कितने तरीके हो सकते हैं, या एक चीज़ को की प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढ सकते हैं, ये होता है क्या, अब सारी चिंतन, जिसमें आपका दिमाग जो है वो सिर्फ एक आंसर पर डिपेंड ना हो, उसके बहुत सारे आंसर्स हों, तो वो हमारा होता है अब सारी चिंतन करना। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्टिव मेंबर होता है ग्रुप का। बच्चा क्या होता है इस समय अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ठीक है, एक्टिव मेंबर होता है। तो आज हम लोगों ने पियाजे की थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ा और उनकी स्टेजेस को जाना, और हमने ये जाना कि स्टेजेस पढ़नी क्यों हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने जानी पियाजे की थ्योरी में आज। अब जो है पियाजे की थ्योरी में कुछ टर्म्स बचते हैं, जैसे स्कीमा है और आपका एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, ये छोटे छोटे से जो हैं 2-4 टर्म्स हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को की क्लास कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। और जो भी टर्म्स इसके बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, प्लस जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर इसके हम कर सकेंगे तो वो भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।